नमस्कार, मैं हूं विजय और आप सभी दर्शकों का बैंको कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज अपन जो है वो कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जो है वो उत्तर देने का प्रयास इस वीडियो के अंदर करेंगे, जो आप आने वाले समय के अंदर यदि बैंकिंग क्षेत्र के इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको किसी भी इंटरव्यू के अंदर इस तरीके के सवाल फेस करने पड़ सकते हैं। उनमें से कुछ सवालों को अपन यहाँ पे लेके इस इंटरव्यू के अंदर जो है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, उनको इस वीडियो के अंदर जो है वो संकलित करने का प्रयास किया गया है, ताकि आप भविष्य में कोई भी इस क्षेत्र से संबंधित इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर मदद इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। सबसे पहला सवाल जो ट्रिकी होता है, या एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि बच्चे इससे जो है वो कई बार जो है वो जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाता या स्मार्ट आंसर नहीं दे पाता है। वो सवाल क्या है कि आप बैंकिंग क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं, क्या आपने दूसरे फॉर्म भरे हैं। ऐसा सवाल जो है वो बच्चे से कई बार पूछे जाता है। तो यहां पे आपको जवाब क्या देना है कि आप बैंकिंग क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं। पहले तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। तो आप किस तरीके से सामने वाले इंटरव्यू लेने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में आपके आने का कारण आप क्या बता सकते हैं कि सबसे पहला कारण तो यह है कि इसकी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया बहुत फास्ट है और शेड्यूल्ड है। दूसरी रिक्रूटमेंट एजेंसियों की तुलना में ये ज्यादा फास्ट है और बहुत जो है वो एक सटीक रूप से इसकी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो रोजगार जो है वो तलाशने वाले युवाओं के लिए एक जो है वो निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर यदि वो मेहनत कर रहा है तो उसको रिजल्ट जो है वो जल्दी मिल सकता है दूसरे जो है प्लेटफॉर्म की तुलना में। जैसे दूसरे एग्जामों की बात की जाए, रेलवे का एनटीपीसी है, एसएससी है, पिछले कई सालों से डिले चल रहे हैं और युवाओं को वो कहीं ना कहीं जो है वो हताश कर रहे हैं। तो एक तो ये आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फास्ट है। तो यदि जो है वो सामने वाला क्रॉस क्वेश्चंस भी करता है तो मैंने जिस तरीके से आपको समझाया वो आप समझा सकते हैं, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस होने के चांसेस वहां पे रहते हैं। सेकंड चीज क्या है, सेकंड आप तर्क वहां पे क्या दे सकते हैं। सेकंड तर्क ये दे सकते हैं कि इसमें ग्रोथ लैडर जो है या जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो थोड़ी फास्ट है। यानी बैंकिंग के अंदर आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज ग्रो करने की मिलती है कि आप जो है वो क्लर्क हैं, क्लर्क से पीओ हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर हैं, फिर सीनियर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ये इस तरीके की जो स्केल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो प्रक्रियाएं जो चलती रहती है, थर्ड सेकंड फर्स्ट जो है, ये काफी जो है वो आसानी से आपको मिल सकती है यदि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म उस सेक्टर के अंदर कर रहे हैं। तीसरा कारण यहां पे एजुकेशन रिलेवेंसी बोल सकते हैं। एजुकेशन रिलेवेंसी का मतलब मेरा यहां पे बताने का क्या है कि यदि आप बीकॉम पास आउट है तो ये बता सकते हैं कि भाई बैंकिंग क्षेत्र मेरे सब्जेक्ट में ही रिलेवेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इस क्षेत्र में जाएंगे तो अपन ज्यादा जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे नॉलेज को और इसमें ग्रोथ जो है वो अपनी ज्यादा अच्छे से रहेगी। तो ये आप यदि आप बीकॉम है, बीटेक है तो आप ये बता सकते हैं कि टेक्निकल मेरे को नॉलेज है और बैंकिंग क्षेत्र वर्तमान में टैक्स से भी बहुत हो गया है, इसलिए मैं जो है टेक्निकली अनेबल्ड जो है वो इन चीजों को ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, उन चीजों को संकलित कर पाऊंगा। फोर्थ जो कारण है वो आप क्या बता सकते हैं, चौथा कारण आप ये बता सकते हैं कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है समाज के अंदर जो है वो एक सेटिस्फैक्टरी सोशल स्टेटस भी रखता है ना। सोशल स्टेटस भी इसका बहुत अच्छा है, लोग इसको एक सम्मान की नौकरी की जो है वो रूप में यहां पे देखते हैं और समाज के अंदर सोशल सर्कल बनाने के अंदर भी इसका एक अहम योगदान है। यानी ऐसे लोग जो समाज के साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं और समाज में जो है वो रहकर ही नौकरी करना चाहते हैं, अपने लिए जो है वो इनकम कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेहतर माध्यम है, क्योंकि बैंकिंग वो क्षेत्र है जिसमें हर इंसान जो है वो समाज का जुड़ा हुआ रहता है। तो ये 3-4 ही कारण आपको बताने हैं वहां पे। पहला कारण, जैसा कि मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं, आप ये बताएंगे पहला कारण कि इसमें जो है वो ग्रोथ लैडर अच्छा है, एजुकेशन रिलेवेंसी यहां पे अच्छी है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फास्ट है और फोर्थ रीजन सोशल स्टेटस यहां पे अच्छा है, सोशल सर्कल बनाने में यहां पे मदद मिलती है। तो आप ये 4 कारण यहां पे जो है वो अपने इंटरव्यू लेने वाले कैंडिडेट को दे सकते हैं, जिसमें आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस उभर के आ सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत शर्मा। अब मैं इंटरव्यू के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपनी खूबियां बताइए।
टेल मी योर स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो बहुत सारे लोग इसका जवाब अपने अपने हिसाब से देते हैं। मैं कहूँगा बहुत ईमानदारी से आपको इसका जवाब देना चाहिए। आपको अपनी खूबियाँ वो बतानी चाहिए जो सच में आपके अंदर हैं। कभी रटी रटाई चीज़ों को मत बताइए। जैसे आप ये बता सकते हैं कि सर मैं किसी भी काम को बहुत कॉन्फिडेंटली करता हूँ। दूसरी चीज़ आप ये कह सकते हैं कि सर मेरा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, मैं अपना कम्युनिकेशन कभी नहीं तोड़ता, कभी भी मेरे साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं बनता किसी का। जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरे परिवार के लोग हैं उनके साथ मैंने कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं बनाया। तो तीसरी चीज़ आप ये कह सकते हैं कि सर मैं अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड हूँ। तो आप क्या क्या कह सकते हैं? कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कम्युनिकेशन अच्छा करता हूँ, मैं काम के प्रति डेडिकेटेड हूँ। और चौथी चीज़ आप ये बता सकते हैं कि सर मैं एक तरह से व्यक्तिगत नहीं हूँ, मतलब मैं लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद करता हूँ। चौथी चीज़ आप मतलब इसके अलावा आप ये चीज़ बता सकते हैं कि सर मैं किसी भी चीज़ को पूछने में हेजिटेट नहीं होता यदि मुझे उस चीज़ की आवश्यकता है। तो हेजिटेशन मेरे अंदर नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लोगों के साथ मिलजुल के काम करना मुझे अच्छा लगता है, या दोस्तों के साथ मैं अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करता हूँ। चौथी चीज़, मैं कम्युनिकेशन मेरा बहुत अच्छा रखता हूँ, कम्युनिकेशन गैप नहीं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जिससे आपको वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में उलझा सके। अदरवाइज आपने कोई ऐसी चीज़ बोल दी जिसका क्रॉस क्वेश्चन बन सकता हो तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो सिंपल तरीके से अपने आप को रखिए, जो आपकी सिंपल स्ट्रेंथ है, जिसमें लगता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके अपने आप को जल्दी से और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ आप उनके सामने रख सकते हैं। तो अब इंटरव्यू के अपन तीसरे महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आप इंटरव्यू के अंदर जो आ रहे हैं तो उसके लिए आप बैंक के लिए इंटरव्यू जा रहे हैं, तो बैंक में कौन कौन सी जो वर्तमान न्यूज है जो चर्चा के अंदर है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एनी 2 न्यूज बताइए, एनी 4 न्यूज बताइए, एनी 1 न्यूज बताइए जो अभी वर्तमान में चर्चा के अंदर बनी हुई है। अब ये सवाल क्यों किया जाता है? क्योंकि आप बोलेंगे कि साहब हम बैंक में इसलिए आना चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट है तो बच्चे को फिर क्रॉस क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि बैंक की एनी 4 न्यूज बताइए, एनी 2 न्यूज बताइए। तो आपको किस तरीके से उसके जवाब देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ न्यूज बताऊंगा जो आप हाल ही में यदि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इन न्यूज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसी साल 2021 के बजट में यह घोषणा की गई कि भारत सरकार वित्तीय क्षेत्र के अंदर बैड बैंक्स की स्थापना करने जा रही है। ये बैड बैंक्स देश के अंदर जो है वो बढ़ते हुए एनपीए को नियंत्रित करेंगे। तो ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड बात बजट के अंदर ये डिक्लेयर किया गया कि डिपॉजिटरी जो है इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, DICGC, जिसको अपन एब्रीवेटेड फॉर्मेट में बोलते हैं, ये भारत के अंदर बैंकों के अंदर जमा आम जनता का जो पैसा है उसके ऊपर 5 लाख के बीमा कवर को जो है वो सिक्योर करेगा यहाँ पे, या बीमा कवर जो है उनकी जमाओं को ये देने का काम करेगा। तो पहली बात अपन ने देखी, बैड बैंक्स के बारे में बताएंगे आप। दूसरी बात, DICGC कवरेज 5 लाख इंश्योरेंस हुआ है। तीसरा महत्वपूर्ण आप बता सकते हैं कि सरकार जो है अब RBI के माध्यम से देश के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगाम लगाना चाह रही है, रेगुलेशंस करना चाह रही है। इसकी भी न्यूज आजकल के न्यूज़पेपर में जो है वो खूब चल रही है, सोशल मीडिया या टीवी मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के अंदर खूब चलाई जा रही है। क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा सा मैं जानकारी आपको दे देता हूं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसके ऊपर किसी भी सेंट्रल बैंक का कोई रेगुलेशंस नहीं रहता है और वो एक फ्रीली मूवमेंट के अंदर मार्केट के अंदर रहती है, जिसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पैसा भी लगा सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो वर्ष 2000 जो है वो 17 के अंदर जो है मार्केट के अंदर जो लॉन्च हुई थी लगभग,
और उसकी वर्तमान में जो वैल्यू जो है वो बढ़कर जो है वो $48,000 पहुंच चुकी है। यानी एक $0 से जिस चीज की वैल्यूएशन आज जो है $48,000 के आसपास है। तो सरकार चाह रही है कि देश के युवा जो लोग उसके अंदर निवेश कर रहे हैं उसके ऊपर लगाम लगाई जाए, उसके ऊपर नकेल कसी जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहां पे हो जाता है। तो अपन ने न्यूज के बारे में देखा, बैड बैंक्स के बारे में देखा। यहाँ पे बैड बैंक्स जो है DICGC कवरेज 5 लाख का है। तीसरा क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ पे यदि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे रिप्लाई करना चाहते हैं या लगे कि आपको वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप एक चीज यहाँ पे और बता सकते हैं कि RBI इसी साल फरवरी 25 को जो है वो भारत के अंदर ऑपरेशन ट्विस्ट भी लाने जा रहा है। ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो ऐसी चीज है जिसमें बाजार के अंदर तरलता यानी लिक्विडिटी, जिसको कैश दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, उसको बढ़ाने का काम करेगी और उसके माध्यम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये बड़ी वो न्यूज है जो वर्तमान के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर चल रही है। समराइज करेंगे अपन एक बार फिर। बैड बैंक्स है, DICGC 5 लाख कवरेज है, और यहाँ पे जो है क्रिप्टो करेंसी है यहाँ पे, और फोर्थ जो है यहाँ पे ऑपरेशन ट्विस्ट है RBI के द्वारा। आपसे कई बार इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरित क्या है, कौन सी चीजें आपको इंस्पायर करती हैं जीवन में। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार भावुक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हैं, किसी राजनेता का नाम ले देते हैं या किसी जो है वो महात्मा का नाम ले देते हैं। हम विवेकानंद से जो है वो इंस्पायर्ड हैं, सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर्ड हैं, इस तरीके के वो नाम ले देते हैं। और कई बार वो अपने ही जाल के अंदर फंस जाते हैं क्योंकि वो प्रिपेयर होके नहीं जाते हैं। तो स्मार्टली इन चीज़ों से बचने का क्या तरीका है? तो सबसे बेहतर आंसर मेरी नज़र में, जो पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है। यदि आप इस तरीके के सवाल से गुजरते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर, तो आपको क्या जवाब देना है? तो इस सवाल का बेहतर जवाब यह होगा कि आप जो है इंटरव्यू लेने वाले को बताएंगे कि मैं अपने जीवन के अंदर सबसे ज्यादा जो मुझे प्रेरित जिन लोगों ने किया है वो मेरे माता पिता हैं। और माता पिता से मैं इसलिए प्रेरित हुआ हूं जीवन के अंदर क्योंकि मेरी माता ने मुझे जीवन में जो है वो इस घड़ी के अंदर जो है, उस घड़ी के अंदर जिस तरीके से हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस परिवार के अंदर थे, तो मेरी माँ कैसे जो है वो कम संसाधनों के अंदर भी हमें जो है वो पालती है, किस तरीके से जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो घर में एक माँ कर पाती है, और वो जो है वो संसाधनों के अभाव में भी हमारे जो है वो चीज़ों को एक बैलेंस्ड रूप में पूरा करती है। ये एक जो है वो मैंने मेरी माँ से जो है वो बेहतर तरीके से सीखा है। और मेरे को जो भी पैसा मेरे माता पिता खर्चे के लिए देते हैं वो मैं एक अच्छे तरीके से उसका मैनेजमेंट करता हूं। दूसरी चीज, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कैसे कर सकते हैं, अपने कार्य के प्रति जिसमें आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां पे अपने जिम्मेदारियां कैसे निभा सकते हैं। तो कल को मैं किसी भी जो है रोजगार में जाता हूं, किसी एम्प्लॉयमेंट जो है के लिए जा रहा हूं, तो वहां पे मुझे अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है वो मुझे जो है वो अपने पिता से सीखने को मिलता है कि उन्होंने किस तरीके से बुरे समय में भी अपने कार्य की जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा। यानी समय के उतार चढ़ाव जीवन में आते रहे, लेकिन मेरे पिता ने अपने जो है वो कर्म को कभी नहीं छोड़ा। अपनी जिम्मेदारियां जो उन्होंने जीवन के अंदर जो है वो निभाई, वो बहुत ही बेहतर तरीके से निभाई। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं उन दोनों से प्रेरित हूं और आने वाले भविष्य के अंदर उन्हीं के संस्कारों या उन्हीं से जो सीखी गई चीजें हैं उनको मैं अपने जीवन के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर भी जो है वो उनको एक अमल में लाऊंगा और उनको आगे लेके जाऊंगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल अपन अब चर्चा करेंगे एजुकेशन गैप को लेकर। काफी बार अपन देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो पास आउट कब हो रहे हैं और कब वो इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, उसके बीच में 2 साल का गैप है, 4 साल का गैप है, 6 साल का गैप है, या कई बार इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो इस तरीके के सवालों का जवाब अपन को कैसे देना है? यदि आप ये बताते हैं, बच्चे कई बार बोलते हैं कि नहीं नहीं जी हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके के जवाब वहां पे जो है वो सटीक नहीं बैठते। तो मेरे नजर में आप इस तरीके के सवालों को किस तरीके से फेस कर सकते हैं? जैसे मान लो आपका 4 ईयर का गैप है या गैप ज्यादा भी है, कम है, तो उसको आप कैसे जो है जस्टिफाई करेंगे? उसको आप बता सकते हैं कि आप एजुकेशन गैप के अंदर जो है
कुछ अतिरिक्त जो है वो आप शिक्षा ले रहे थे, आप जैसे एमकॉम कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वहां पे आपने फॉर्म के अंदर शो नहीं की है, तो आप उसको बता सकते हैं। दूसरी चीज आप वहां पे क्या बता सकते हैं कि इस गैप के दौरान कुछ पारिवारिक फाइनेंशियल स्ट्रेस था, तो इस वजह से जो है वो मैंने जो है वो जॉब मुझे करना पड़ा और उस जॉब के साथ साथ जो है वो मैं तैयारी भी कर रहा हूं। तो वहां पे इंटरव्यूअर ये नहीं बोल सकता कि आपने 4 साल एकदम घर से ही बैठे हैं, और वो ये भी नहीं बोल सकता उस केस में कि आप 4 साल से तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि आपको उनको भी पता है कि जब आप जॉब कर रहे हैं तो आप 100% फोकस अपनी स्टडीज को नहीं दे सकते हैं और उसमें आपको समय लग सकता है एग्जाम को क्रैक करने में। तो वहां पे आप उस चीज को कन्विंस कर सकते हैं कि जो 4 साल का गैप हुआ है तो उस चीज को सिलेबस को कवर करने में या मैं अच्छे से तरीके से डेडिकेट नहीं हो पाया, उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि मुझे 2 चीजें एक साथ मैनेज करनी थी, तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया यहाँ पे। तो ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप उन चीजों को बैलेंस कैसे रख पाते हैं। वरना कई बार क्या होता है कि जो है वो पूछा जाता है कि एजुकेशन गैप क्यों है, और आप बोलते हैं सिंपली मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं। तो वो भी हालांकि आपके लिए कई बार बेनिफिट कर सकता है, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर ऋणात्मक छवि भी आपकी डाल सकता है कि आपको इतने साल तैयारी करते हुए हो गए और आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंप्रेशन भी छोड़ता है। पॉजिटिव इंप्रेशन आपका वहां पे ये भी हो सकता है कि वो ये भी सोच सकता है कि बच्चा कितना डेडिकेट है कि 4 साल से इसी एग्जाम के लिए वो लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव जो है वो एक तरीके से छाप वहां पे छोड़ सकता है। लेकिन चूंकि अपन को सेफ रहना है, अपन ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके का क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो और अपन एक स्मार्टली उस आंसर से जो है वो निकल जाएं, तो उसके लिए आपको यही जवाब मेरे हिसाब से देना उचित है कि आप ये बताएंगे कि कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से जो है मुझे जॉब करना पड़ा और मैं जॉब के साथ साथ यहाँ पे तैयारी भी पिछले काफी समय से कर रहा हूं और इसी क्षेत्र के प्रति डेडिकेट हूं और बाकी फॉर्म भी जो है वो नहीं लगा रहा, बेसिकली जो है वो बैंकिंग क्षेत्र के ही लगा रहा हूं, मेरा प्राइम उद्देश्य इसी क्षेत्र में जाने का है। अब आपको मैं एक ऐसे क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूं, ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताता हूं जिसका आंसर देते समय 99% विद्यार्थी लगभग फेल ही हो जाता है या वो अपने आंसर में फंस जाता है। वो प्रश्न है कि आप अपनी कोई भी 2 कमियां बताइए या आप अपनी कमियां बताइए। डिस्क्राइब योर वीकनेसेस। इस प्रश्न में ज्यादातर विद्यार्थी इसलिए फंस जाता है कि उसे सच में पता नहीं रहता कि उसकी वीकनेस क्या है। ज्यादातर विद्यार्थी इसका जवाब देते हैं कि सर मैं इमोशनल हूं या सर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं। इस तरह के जवाब आपको हमेशा फंसा देंगे। देखिए, इसका जो उचित जवाब है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए नंबर 1 कि सर मेरी एक कमी है कि मैं जल्दी से किसी चीज के लिए नो नहीं कहता। जैसे किसी व्यक्ति ने मुझे काम बताया तो मैं उसे मना नहीं कर पाता, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। कमजोरी क्यों है सर? क्योंकि यदि मुझे 4 व्यक्तियों ने किसी काम के लिए कहा तो मैं उन चारों को हाँ करूंगा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी कि मैं उस काम को करूं और उस काम को करने में टाइम लगेगा तो मैं अपने काम को डिले कर देता हूं इसकी वजह से। तो ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है और मैं जल्दी ही सर इस पे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कोशिश करूं कि जो चीज़ें मुझे लगे कि मेरे काम को रोक रही हैं या मेरे लिए परेशानी का कारण बनेंगी, उनके लिए मैं ना कह सकूं। तो सर एक मेरी कमजोरी है कि मैं जल्दी से ना नहीं कह पाता। दूसरी कमजोरी मैं ये मानता हूं कि सर जहां सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है वहाँ पर मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी काम कर रहे हैं और हम कई तरह के लोगों के साथ काम करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को लेकर सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि मेरी बात सुनी जाए या मेरी बात रखी जाए। तो वहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी कभी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सर वहाँ मैं ऐसे लोगों के साथ कभी कभी काम करने में अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो जहाँ सर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्वेश्चन आता है वो मेरी कमी है एक तरीके से, कि मेरा लाभ होते हुए भी, मेरा फ़ायदा होते हुए किसी काम को मैं अवॉइड कर देता हूँ जब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है। फिर भी मैं पूरी कोशिश
इसी तरह की करूंगा कि मैं ये देखूंगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी कितनी डाउन हो रही है और कितनी नहीं, और वो किन लोगों के सामने जा रही है, किन के सामने नहीं। इस चीज को मैं देखने की कोशिश करूंगा। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अकेले की सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से बहुत सारे लोगों का काम खराब हो रहा हो। तो इस तरह के एरिया पर मैं खुद ही विचार कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। पर मैंने कई बार अपने आप को देखा है कि जहां सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है वहां मैं सभी चीजों को दरकिनार कर देता हूं। ये मेरी सबसे बड़ी कमी है सर। आज के सेशन का अपना सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और सबसे ज्यादा कैंडिडेट से पूछे जाने वाला सवाल क्या है कि वाई शुड वी हायर यू, हमें तुम्हें जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में क्यों चुनना चाहिए, क्यों तुम्हारा जो है वो चयन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब जो है बच्चे अधिकांश क्या करते हैं, गूगल सर्च करेंगे या कहीं से जो है वो नोट्सों से रटे रटाया जवाब देंगे कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, या मेरे अंदर जो है वो एनालिटिकल स्किल अच्छी है, मेरे अंदर लीडरशिप है, मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल है। तो इतने भारी भरकम शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं कि इंटरव्यूअर जो है उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चा जो है वो आर्टिफिशियल आंसर्स दे रहा है, या बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरीके के जो है वो उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप इस तरीके के सवालों का जवाब जब दे रहे हैं तो इंटरव्यूअर क्या चाहता है, वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बैंकिंग इंस्टीट्यूट या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो आपको तलाश रही है, एक सुटेबल कैंडिडेट जो ढूंढ रही है, उससे किस चीज की जरूरत है। तो मैं पहले तो आपको वो चीजें बताऊंगा कि वो एक कैंडिडेट के अंदर क्या देखना चाहते हैं। एट्रिशन रेट बैंकों के अंदर बहुत ज्यादा है, यानी नौकरी प्राप्त करने के बाद में छोड़ के चले जाना, ये बैंकिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो सबसे पहला जवाब आपको जो है अपने जवाब में लेके आना है या उस चीज को ऐड करना है, वो क्या है? स्टैबिलिटी, स्थायित्व। किसी जगह पे आप जो है यानी टिक कर काम करेंगे, इस चीज को आपको कन्विंस करना है कि मैं जो है वो मेरा गोल जो है उस चीज को मैंने प्राप्त किया है और मैं उसमें स्टेबल रह के जो है वो आगे काम करना चाहूंगा। स्टेबिलिटी आप बता सकते हैं कि आपका जो फोकस है वो एक स्टेबल होकर आप किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट के अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट ये है कि आप में सीखने की ललक है, यानी नई नई चीजों को आप सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। क्योंकि जब आप बैंकिंग के अंदर जा रहे होते हैं तो आपको टेक्निकल भी सीखना पड़ता है। यदि आप जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको नई नई शब्दावलियां भी सीखनी पड़ती हैं। बाजार में लोगों के जो है व्यवहार को समझना पड़ता है, लोगों का जो है वो क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी विश्वसनीयता क्या है, उसके बारे में जानना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वहां पे सीखने की ललक आपके अंदर है किसी नई चीज को। तीसरा पहलू होता है कि आप सक्सेस ओरिएंटेड हैं, यानी आप सफलता को लेकर जो है वो ज्यादा उत्सुक हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे को लेकर उत्सुक नहीं है, लेकिन आपके अंदर सफलता ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बैंकिंग वो सेक्टर है जिसमें आप कम समय के अंदर अच्छी मेहनत करके आप एक अच्छे पायदान पे जा सकते हैं और एक ग्रोथ अच्छा लैडर है। उसके लिए आप जो है वो सक्सेस ओरिएंटेशन का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो मैं इस क्षेत्र के अंदर पूरा कर सकूंगा और आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे तो ये मेरे लिए बेहतर अवसर वहां पे रहेगा। फोर्थ फैक्टर क्या बता सकते हैं? फोर्थ फैक्टर ये बता सकते हैं कि मुझे सोशल नेटवर्किंग करना ज्यादा अच्छा लगता है, यानी लोगों के साथ जो है अच्छे लोगों को खोजना। तो अच्छे लोगों को खोजने का फायदा क्या होता है कि आजकल बैंकिंग के अंदर जो है वो कंपटीशन बहुत है ना, प्रतिस्पर्धा बहुत है, प्राइवेट बैंक्स बहुत आ चुके हैं। आपको अपना बिजनेस डेवलप करना होता है और विश्वसनीय लोगों से डेवलप करना होता है। तो विश्वसनीय लोगों को तभी आप बिजनेस डेवलप कर पाएंगे वहां से जब आपकी सोशल नेटवर्किंग अच्छी है, आप लोगों को अच्छा जान पा रहे हैं, उन लोगों से घुल मिल पा रहे हैं, उन लोगों की रियल पिक्चर आपको मार्केट के अंदर पता है। वो तभी पता चलेगी जब आपका सोशल सर्कल अच्छा है मार्केट के अंदर। तो आपको एक कम समय के अंदर रहते हुए एक सोशल सर्कल तैयार करना है और उसके माध्यम से बिजनेस निकालना है वहां पे। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊंगा। स्टैबिलिटी पे बात करेंगे, आप सोशल नेटवर्किंग आप बनाने के इच्छुक हैं या उस पर काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने की ललक आपके अंदर है और जो है आप जो है अपॉर्चुनिटीज को जो है वो अच्छे से भुना पाते हैं या उन अवसर्स को अच्छे से जो है उनका उपयोग कर पाते हैं। ये वो जवाब है जो आपको तैयार रखने हैं जब इस तरीके का सवाल, क्योंकि बेहद जो है इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू जब खत्म होने वाला होता है
तो लगभग हर कैंडिडेट से यह सवाल पूछा जाता है, क्योंकि यहीं पे वो आखिरी मौका होता है कि आप किसी कैंडिडेट को कैसे जज कर पाएंगे, क्योंकि अपना पहला पड़ाव और अपना अंतिम पड़ाव एकदम सटीक जाना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन जो है वो 100% आप जो है ये हो सकते हैं आश्वस्त कि अपना चयन जो है वो इस जो है वो प्रक्रिया में हो जाएगा। तो आज इस जो है वो पूरी प्रक्रिया, पूरे सेशंस में हमने जो है वो बेहतर सवालों को आपके सामने लाने का प्रयास किया, उनके बेहतर जवाब जो है और एकदम सटीक आंसर जो है वो टू द पॉइंट देने के जो है वो हमने काफी प्रयास यहां पे किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखें। आपको यदि पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है वो इसके माध्यम से हम आपके सामने और भी जो है जब आप हमें प्रेरित करते हैं, हमें मोटिवेट करेंगे, तो हम जो है वो आपके लिए और भी जो है वो अच्छे वीडियो आने वाले समय में लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।